फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। आज हम लोग एक यूनिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है जीएमपी, दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएमपी के बारे में। जीएमपी मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग और प्रैक्टिसेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये पॉइंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपको मेडिसिन बनानी होती है। मेडिसिन या आपको फूड प्रोडक्ट अगर आपको बनाना होता है तो अकॉर्डिंग टू जीएमपी आपको मेडिसिन और फूड प्रोडक्ट बनाना होता है। तो जीएमपी क्यों ज़रूरी है, तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ जीएमपी। हिस्ट्री ऑफ जीएमपी। सेकंड, व्हाट इज जीएमपी। थर्ड, what is quality. Fourth, why GMP required. Fifth, basic principle of GMP. एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्यू रेगुलेटरी एजेंसीज। सो ये कुछ टॉपिक रहेंगे हमारे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जीएमपी, व्हाट इज जीएमपी, व्हाट इज क्वालिटी, व्हाई जीएमपी रिक्वायर्ड, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीएमपी एंड फ्यू रेगुलेटरी एजेंसीज। तो वन बाय वन हम लोग ये एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स एक्टिव एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मीन्स मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन, मेन हु जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम बोलते हैं इसे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। इसके मेन एग्जांपल है जैसे पैरासीटामोल। आपको फीवर हुआ है ना, फीवर के लिए डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है क्या, पैरासीटामोल टेबलेट। फीवर हुआ, फीवर के लिए डॉक्टर आपको पैरासीटामोल टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब करता है। या फिर आपको पेन है, कहीं भी बॉडी पेन है या कुछ भी है तो आपको आइबुप्रोफेन टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब करता है। तो पैरासीटामोल टैबलेट के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट दैट इज पैरासीटामोल, एपीआई इज द पैरासीटामोल। और आइबुप्रोफेन टैबलेट के लिए आइबुप्रोफेन बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, जैसे आपका है ब्रूफेन 600, ब्रूफेन 400 के नाम से आ रहा है। कॉम्बीफ्लैम, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन, ये आ रहे हैं मार्केट में। तो आइबुप्रोफेन इज आल्सो एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब मेन इंग्रेडिएंट जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो। अब ये देखो, अगर आपने मेडिसिन सही तरीके से नहीं बनाई, तो क्या हो सकता है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में। जैसे अगर आपने ये एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया मेडिसिन के अंदर, या कम अमाउंट में डाल दिया, या ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया तो ओवरडोज हो सकता है। ओवरडोज की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। इस ओवरडोजिंग की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे 1902, 1902
यूएस के अंदर 107 बच्चों की डेथ हुई थी। 107 बच्चों की डेथ हुई थी 1902 में ड्यू टू डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, कंटामिनेशन ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। इसकी वजह से 107 बच्चों की डेथ हुई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, जैसे एक मेन इंसिडेंट है जो अभी हुआ था, जो कि जैसे सल्फाथायाजोल टैबलेट थी, उसके अंदर कंटामिनेशन हुआ था। उस कंटामिनेशन की वजह से डाइथाइलिन ग्लाइकोल उसके अंदर, सल्फामिथोक्साजोल जो ओरल सस्पेंशन था, सल्फामिथोक्साजोल ओरल सस्पेंशन, इसकी वजह से भी कितने, आई थिंक 92% की डेथ हुई थी। 92% की डेथ हुई थी सल्फामिथोक्साजोल ओरल सस्पेंशन कंटामिनेशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइजनस सॉल्वेंट डाइइथाइलिन ग्लाइकोल ये इसके अंदर कंटामिनेटेड हो गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी टॉक्सिक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट की डेथ हुई थी। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई है ड्यू टू, अगर वो उन्हें अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया गया, अगर उन मेडिसिन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया गया तो वो मेडिसिन डेंजरस हो सकती है पेशेंट के लिए। दैट मेडिसिन कैन बी हार्मफुल टू द पेशेंट इफ इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन ए करेक्ट वे। अगर वो सही तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया तो वो मेडिसिन कैन बी ए डेंजरस प्रोडक्ट। Medicine can be a dangerous product. Medicine can be a dangerous product if it cannot be prepared carefully. So, अब इन मेडिसिन से बचाने के लिए 1900 या फिर 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इन डेंजरस प्रोडक्ट से ह्यूमन बॉडी को बचा सके। तो उसके लिए 1938 में यूएस पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ जिसका नाम था फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 1938 में यूएस पार्लियामेंट में पास हुआ फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इस एक्ट के अंदर CFR बनाया गया। CFR दैट इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, और 21 इज द चैप्टर नंबर। अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया इस CFR को, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन को। तो जो 21 चैप्टर नंबर है, 21 CFR, इसे डिवाइड किया गया 1 से लेके 1469 पार्ट में, 1469 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया। और जो पार्ट नंबर 210 और 211 है, दैट इज द गाइडलाइन फॉर, पार्ट नंबर 210 211 इज द गाइडलाइन फॉर GMP गाइडलाइंस। इसके अलावा ऐसे ही एक लॉ इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ इन 1940 में इंडियन पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ जिसका नाम था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये इंडियन पार्लियामेंट में इन 1940 में इंडियन पार्लियामेंट में ये पास हुआ। 1940 इंडियन पार्लियामेंट
इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसमें आगे चलकर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। फर्स्ट अमेंडमेंट इसका हुआ था 1945 में। तो इसके अकॉर्डिंग इस एक्ट को, इस लॉ को शेड्यूल में डिवाइड किया गया, ए से लेके ए टू वाई शेड्यूल में, ए से लेके वाई तक शेड्यूल बनाए गए। और इसके अंदर जो शेड्यूल एम है, शेड्यूल एम, दैट इज फॉर जीएमपी गाइडलाइंस। और शेड्यूल वाई को आप जानते होंगे, शेड्यूल वाई इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स। और शेड्यूल एम इज फॉर एक्ट फॉर जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, शेड्यूल एम। इसके अलावा आईसीएच, कुछ इंटरनेशनल और इन कानून को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लागू करने के लिए कुछ टीम बनाई गई। जैसे इंडिया के अंदर टीम बनाई गई CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। Central Drug Standard Control Organization, that is the regulatory agency of India। मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है या मेडिसिन उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या मेडिसिन डिस्पेंस हो रही है या किसी पेशेंट को दी जा रही है, तो उन मेडिसिन को कंट्रोल करती है ये रेगुलेटरी एजेंसी, जिसे हम नाम बोलते हैं CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो और अगर यूएस के अंदर आपको मेडिसिन भेजना है, या यूएस की अंदर जो मेडिसिन गई है उन मेडिसिन को कंट्रोल करता है FDA, दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA कंट्रोल करता है यूएस मार्केट के अंदर जितनी भी मेडिसिन है। या यूएस मार्केट में आपको मेडिसिन भेजनी है तो आपको FDA का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको इंडियन मार्केट में मेडिसिन भेजना है तो CDSCO का परमिशन लेना पड़ेगा। और ये रेगुलेटरी एजेंसीज हर कंट्री की होती है, हर कंट्री की अपनी एक रेगुलेटरी एजेंसी होगी। और इन रेगुलेटरी एजेंसी के बिना आप उस कंट्री के मार्केट में अपना मेडिसिन नहीं भेज सकते, आपको इन रेगुलेटरी एजेंसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये रेगुलेटरी एजेंसी परमिशन ऐसे नहीं देगी, इसके लिए वो आपके प्लांट के अंदर इंस्पेक्शन करेगी। इंस्पेक्शन करने के बाद अकॉर्डिंग टू कंट्री, जैसे कि इंडिया के अंदर शेड्यूल एम फॉलो करते हैं तो आप मेडिसिन एज पर शेड्यूल एम बनाएंगे। और अगर आपको यूएस मार्केट में मेडिसिन भेजना है तो FDA ऑडिट करने के लिए आएगा, वो रेगुलर टाइम पे इंस्पेक्शन करता रहेगा आपके यहाँ पे। और जो FDA है वो चेक करेगा कि आपकी जो मेडिसिन है वो एज पर 21 CFR पार्ट 210 और 211 बनी होनी चाहिए। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर GMP। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट में आपको मेडिसिन भेजना है तो इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICH, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। तो ये दो रेगुलेटरी एजेंसी है जिन्हें हम इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसी बोलते हैं। पहला है ICH, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ICH ने भी कुछ गाइडलाइंस बनाई। ICH की गाइडलाइंस है दो तरह की गाइडलाइंस, एक सेफ्टी की S से स्टार्ट होगी, क्वालिटी की Q से स्टार्ट होगी। जो क्वालिटी की गाइडलाइंस है वो Q1 से लेके Q14 तक है टोटल क्वालिटी गाइडलाइंस। इसके अंदर जो Q7 है दैट इज द गाइडलाइंस फॉर GMP। Q7 इज द गाइडलाइंस फॉर GMP, दैट इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपना मेडिसिन भेजना है तो आपको एज पर ICH मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना होगा, एज वेल एज आपको उस कंट्री की रेगुलेटरी एजेंसी की जो GMP की गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ
GMP एंड सम रेगुलेटरी। अभी हमने बात किया हिस्ट्री ऑफ GMP की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज GMP। हिस्ट्री के बारे में जान लिया, अब हम पता करेंगे कि GMP क्या है, व्हाट इज GMP। तो GMP इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस which ensures that products are consistently produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use. That is the definition of GMP. इसका मतलब क्या है, GMP एक क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, GMP एक क्वालिटी सिस्टम का पार्ट है जो इंश्योर करता है प्रोडक्ट्स आपके कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस होते रहे, लगातार आपके प्रोडक्ट बनते रहे और कंट्रोल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। और जब भी प्रोडक्ट बने वो एक अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बने एंड अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज, जो अपने यूज के लिए अप्रोप्रिएट हो। कहने का मतलब ये है कि GMP क्या है, कुछ गाइडलाइंस है। GMP क्या है, एक प्रैक्टिस है जो कि आपकी हेल्प करती है आपका एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, इफेक्टिव और सेफ प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर आप GMP को फॉलो करते हो, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, तो आपका प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करेगा आपका प्रोडक्ट, जो अपने यूज के लिए परफेक्ट होगा। तो अभी हमने बात किया क्वालिटी की, तो व्हाट इज क्वालिटी। अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स क्वालिटी मतलब, क्वालिटी का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो प्रोडक्ट उस कस्टमर के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। दैट फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट, दैट फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट। क्वालिटी मीन्स दैट प्रोडक्ट फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब हमारा कस्टमर कौन है, मेडिसिन जो खाएगा, दैट इज द पेशेंट। पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो मेडिसिन है, वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए मेडिसिन इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जिस पर्पज के लिए ले रहा है वो पर्पज उसका फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, मेडिसिन सेफ होना चाहिए। सेफ मतलब उसका कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट पेशेंट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा, मेडिसिन प्योर होना चाहिए। प्योर होना चाहिए मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई हार्मफुल इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, वो एटलीस्ट 99.9% तक प्योर होना चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर एक आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल होना चाहिए। आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल मतलब पेशेंट के मेडिसिन के अंदर आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब जो आपने बाहर क्लेम किया है कि ईच टैबलेट कंटेन पैरासीटामोल, तो उसके टैबलेट के अंदर पैरासीटामोल ही होना चाहिए, कोई दूसरा API उसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पेशेंट के लिए सेफ नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। कि आपने बाहर क्लेम कर दिया पैरासीटामोल, टैबलेट के अंदर पैरासीटामोल है, लेकिन उसके अंदर पैरासीटामोल में डाल के आपने निमोसोलाइड डाल दिया, तो निमोसोलाइड डालने से क्या होगा, जो पैरासीटामोल का इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट, वो नहीं दिखाएगा। तो आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल आपने बाहर क्लेम किया है उसके अंदर वही मॉलिक्यूल होना चाहिए, और एक सही स्ट्रेंथ का होना चाहिए। मेडिसिन सही स्ट्रेंथ का होना चाहिए, कि आपने बाहर क्लेम किया है कि ईच टैबलेट कंटेन 500 mg पैरासीटामोल, तो उसके अंदर 500 mg ही पैरासीटामोल होना चाहिए, नहीं कि 250 mg आपने पैरासीटामोल डाल दिया या फिर 750 mg पैरासीटामोल डाल दिया। तो अगर आपने 250 mg पैरासीटामोल डाला और आपने क्लेम किया 500 mg पैरासीटामोल का, तो वो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होगा, वो मेडिसिन सेफ नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। ये सारे के सारे ये पांचों जो पॉइंट्स है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट टू बी ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब ये कोई भी अगर मेडिसिन है, उसे एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनना है, तो उसके अंदर ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। कौन कौन से, इफेक्टिव होना चाहिए प्रोडक्ट, सेफ होना चाहिए प्रोडक्ट, प्योर होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल होना चाहिए, और मेडिसिन के अंदर एक सही स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपने 500 mg क्लेम किया है तो 500 mg उसके अंदर होना चाहिए। ओके, और ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक तभी आपकी मेडिसिन के अंदर आ सकते हैं जब आप फॉलो करोगे GMP, दैट इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। फ्रेंड्स, पहले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि GMP की हिस्ट्री क्या है,
जीएमपी क्या है, क्वालिटी क्या है। तो अभी हम बात करेंगे जीएमपी क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड जीएमपी। तो जीएमपी प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन, कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को। कंटामिनेशन क्या है, कंटामिनेशन मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी मेडिसिन के अंदर आ गया, फॉरेन पार्टिकल लाइक आपका हेयर, आपका ऑर्नामेंट, या कुछ खा पी रहे हैं वहाँ पे तो वो भी उसके अंदर आ गया। स्टेपलर पिन आप यूज कर रहे हैं तो स्टेपलर पिन उस मेडिसिन के अंदर आ गया, दैट इज द कंटामिनेशन। तो जीएमपी की गाइडलाइंस में लिखा है कि आपको प्रॉपर गॉनिंग करनी है, आपका कोई भी बॉडी का पार्ट आपका एक्सपोज नहीं होना चाहिए, हेयर भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करनी है, पर्सनल हाइजीन मतलब आपको डेली बेसिस पे शेव करना है, नहाना है, ब्रश करना है और साफ सुथरे कपड़े पहनना है। इसके अलावा स्टेपलर पिन आपको यूज नहीं करनी है प्रोडक्शन एरिया में, पेपर क्लिप आपको यूज नहीं करना है प्रोडक्शन एरिया में। इसके अलावा कोई भी खाने पीने की चीजें प्रोडक्शन एरिया में अलाउ नहीं है। तो ये सीधा सीधा जीएमपी गाइडलाइंस में लिखा है। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो कंटामिनेशन आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं होगा। तो जीएमपी प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन से आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है जीएमपी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या है। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब कोई दूसरा केमिकल आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो गया, दैट इज द क्रॉस कंटामिनेशन। तो इसे कैसे बचा सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट कैसे ऐड हो सकता है। तो वो दूसरा प्रोडक्ट आपका ऐड हो सकता है कि पहले उसमें प्रोडक्ट चला हो और उस प्रोडक्ट को, उस एपरेटस को क्लीन नहीं किया गया और दूसरा प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड कर दिया, तो दैट इज द क्रॉस कंटामिनेशन। तो जीएमपी में लिखा है कि आपका जो भी क्लीनिंग प्रोसीजर है वो वैलिडेटेड होना चाहिए, मतलब उसका एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि हाँ ये एपरेटस, ये मशीन अच्छे से क्लीन हुई है। इसके अलावा जीएमपी प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम वेदर, वेदर से प्रोटेक्ट करता है। वेदर मतलब मौसम से प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी गर्मियों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो बहुत सारे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जीएमपी की गाइडलाइंस में लिखा है कि इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है या कोई भी प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो वहाँ पे टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और परसेंटेज RH 40 to 60% होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक क्लोज और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप मेडिसिन बनाओ। इसके अलावा जीएमपी प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट करता है जीएमपी। जीएमपी की गाइडलाइंस में लिखा है कि जहां आप मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो वहां का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, मतलब वहां पे गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस आपको मेंटेन करके रखनी है। इसके अलावा ऑपरेशनल एरर्स और एनालिटिकल एरर्स से भी प्रोटेक्ट करता है। तो जीएमपी की गाइडलाइंस में लिखा है कि जितने भी आपके अप्रूव्ड प्रोसीजर्स है, जैसे आपके एसओपी, एसटीपी और जीटीपी है, उन्हें आपको फॉलो करना है। फार्माकोपिया है, उन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आप उन्हें फॉलो करके मेडिसिन बनाओगे तो आपका मेडिसिन एक इफेक्टिव और सेफ मेडिसिन बनेगा और ऑपरेशनल एरर्स और एनालिटिकल एरर्स से आप अपने प्रोडक्ट को बचा पाएंगे। इसके अलावा प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो उन प्रोडक्ट को स्टोर, जो कि स्टोरेज कंडीशन दी गई है उन्हीं कंडीशंस पे उन प्रोडक्ट को स्टोर करना है और उन प्रोडक्ट को उन्हीं कंडीशंस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। सपोज आपका हीट सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक रेफ्रिजरेटेड वैन का आपको यूज करना है। अगर आप बोला है लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो उसे डार्क में स्टोर करना है। तो these are the points that describe the why we need GMP. So friends, अब हम बात करते हैं basic principles of GMP. There are 10 basic principles of GMP. First is read and understand approved SOP before you start the work. काम करने से पहले आपको जो आपके पास अप्रूव्ड SOP है, अप्रूव्ड प्रोसीजर्स है, वो आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। देन उसके बाद फॉलो द SOP एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस, फिर उसके बाद उन्हें फॉलो करना है। तो ये दो प्रिंसिपल हो गए। पहला SOP को पढ़ना है, समझना है, इसके अलावा उन SOP को, उन वर्क इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, जैसे जैसे उनमें लिखा है वैसे वैसे आपको परफॉर्म करना है। थर्ड प्रिंसिपल इज डू व्हाट इज रिटन एंड राइट व्हाट यू डू। जो लिखा है SOP में लिखा है, जो अप्रूव्ड प्रोसीजर्स के अंदर लिखा है वो आपको करना है और जो आपने किया है उसे लिखना है। डू व्हाट इज रिटन, जो लिखा है वो करना है, एंड राइट व्हाट यू डू, जो किया है उसे लिखना है। फोर्थ प्रिंसिपल इज
इफ कंफ्यूज देन आस्क, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है, इफ डोंट अंडरस्टैंड देन आस्क, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको पूछना है। किससे पूछना है? अपने सीनियर से पूछना है। इसके अलावा प्रिंसिपल नंबर 5, डू नॉट कैरी आउट एनी टास्क इफ कंफ्यूज, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको टास्क परफॉर्म नहीं करना है। इफ कंफ्यूज डू नॉट कैरी आउट एनी टास्क, नहीं तो फिर आप गलती ही करोगे। और 6th प्रिंसिपल इज डू नॉट एज्यूम, कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना है। 7th प्रिंसिपल इज मेंटेन द वर्क प्लेस क्लीन एंड टीडी, जो आपका वर्क प्लेस है उसे आपको साफ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है, टीडी रखना है। इसके अलावा 8th प्रिंसिपल मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। पर्सनल हाइजीन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कि आपको डेली बेसिस पर क्लीन रहना है, नहाना है, ब्रश करना है। इसके अलावा आपके हेयर छोटे होने चाहिए, साफ सुथरे आपको कपड़े पहनने हैं, पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। इसके अलावा 9th प्रिंसिपल इज फॉलो द स्टेटस लेवल, जैसा स्टेटस लेवल लगा हुआ है उसे फॉलो करना है, और जब जरूरत हो तो उसे आपको अपडेट भी करना है। इसके अलावा 10th प्रिंसिपल इज रीड व्हाट इज रिटन, डू नॉट रीड व्हाट यू वांट टू रीड, जो लिखा है वही आपको पढ़ना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये 10 बेसिक रूल्स है, 10 बेसिक प्रिंसिपल है जीएमपी के। अगर आप इन्हें पढ़ के आप काम करोगे तो आप गलती नहीं करेंगे, आप फाइनली आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अचीव होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था रेगुलेटरी एजेंसी का काम क्या है, टू कंट्रोल द मेडिसिन इन देयर कंट्रीज। अगर इंडिया में है तो इंडिया के अंदर जो मेडिसिन बन रहा है या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस मेडिसिन को कंट्रोल करने का काम होता है रेगुलेटरी एजेंसी का। इंडिया नहीं, हर कंट्री का अपना एक रेगुलेटरी एजेंसी होता है। जैसे इंडिया का है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इंडियन रेगुलेटरी एजेंसी। इसके अलावा USA का है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा UK यूनाइटेड किंगडम का है MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का है MCC, मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल। इसके अलावा इंटरनेशनल 2 है, मैंने बताया था आपको, ICH, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज है। इसके अलावा हर कंट्री का अपना एक रेगुलेटरी एजेंसी है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेटरी एजेंसीज। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि GMP की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा हिस्ट्री में मैंने आपको बताया बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं ऐसे। इसके इंसिडेंट में एक थैलिडोमाइड इंसिडेंट भी हुआ था, जिसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो क्या करती थी, एक टाइम पे एक ड्रग थी उस टाइम, थैलिडोमाइड ड्रग थी, जो कि लाइफ फिलिंग नेचर की थी। वो मोशन सिकनेस के लिए प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ करती थी। तो उसे लेने के बाद नोजिया फीलिंग नहीं होती थी। तो वो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती थी CTZ के ऊपर वर्क करने के लिए, साथ साथ वो प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती थी, जिसके बाद वो फीटस के अंदर गई। फीटस के अंदर जाने के बाद वो फीटस को अफेक्ट करती थी। उसके अलावा जो फीटस, जो बच्चे पैदा हुए, जो चिल्ड्रन, बच्चे, जो बेबीज पैदा हुए, वो फोकोमेलियस डिसऑर्डर से ग्रसित हुए। इसके बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से कुछ नियम, कुछ कानून बनाना पड़ा हर कंट्री के अंदर। जैसे US पार्लियामेंट में एक कानून बनाना पड़ा जिसे हम बोलते हैं फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे, सबने अपने अपने कानून दिए, सबने अपने अपने रूल्स दिए। तो उसमें बताया मैंने कि FDA कौन सा फॉलो करता है, FDA 21 CFR पार्ट 210 211 फॉलो करता है। इंडिया जो CDSCO है वो फॉलो करता है, शेड्यूल M फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम, इसके बाद हमने बात किया व्हाट इज GMP क्या है, फिर उसके बाद क्वालिटी क्या है। मतलब अगर आपको एक GMP क्या एक तरह की प्रैक्टिस है, GMP एक तरह की गाइडलाइंस है, जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट क्वालिटी का तभी आएगा जब उसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। कौन सा? मेडिसिन आपका इफेक्टिव होगा, मेडिसिन सेफ होगा, मेडिसिन आपका प्योर होगा, मेडिसिन आपका वही मॉलिक्यूल होगा जिसकी आपने बाहर क्लेम किया है, और मेडिसिन के अंदर उस मॉलिक्यूल का सही स्ट्रेंथ होगा, तभी आपका मॉलिक्यूल एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा आपका मेडिसिन।
और जीएमपी प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से, क्रॉस कंटामिनेशन से, ऑपरेशनल एरर्स, एनालिटिकल एरर्स, इसके अलावा वेदर से प्रोटेक्ट करता है, पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने बात किया 10 बेसिक प्रिंसिपल की जीएमपी के, उसके बाद कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में हमने बात किया। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएमपी, दैट इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। So friends, this is all about GMP, that is good manufacturing practices. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।